इस वीडियो में हम लोग देखेंगे टीईटी 2005 का हिंदी का पेपर। तो उसमें 82 तक हम लोग कर लिए थे 2 पार्ट में। तो अब तीसरा ये पार्ट है, इसमें पूरा पेपर ख़त्म हो जाएगा। तो 83 से शुरू करना है हम लोगों को। तो 83 से अब देखा जाएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, ये हरिऔध हैं जो द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ है। इनका काव्य ग्रंथ कौन सा है? इसमें पथिक है कि कनुप्रिया है कि चोखे चौपदे है कि वासव दत्ता है? तो ये चोखे चुपते चौपदे नाम से लिखे हैं हरिऔध जी। ठीक, तो इनकी रचना है। पथिक रामनाथ त्रिपाठी की रचना है। कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। ठीक, अब देखिए आगे। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखित काव्य ग्रंथ चोखे चौपदे हैं। इनकी अन्य रचनाएं हैं प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास मोस्ट फेमस है। खड़ी बोली हिंदी का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। पद्म प्रसून, चुपते चौपदे, रस कलश और वैदेही वनवास आदि प्रिय प्रवास खड़ी बोली में रचित महाकाव्य है, ये भी ध्यान देना है। अब आगे देखा जाए, नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? तो नई कहानी एक पत्रिका थी, उसका संपादक कौन था पूछ रहा है। कहानी नहीं पूछ रहा है, ये भी ध्यान देना है। अरे कविता नहीं पूछ रहा है, कहानी पूछ रहा है। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? प्रेमचंद, मोहन राकेश, कमलेश्वर, भैरव प्रसाद गुप्त। तो ध्यान देना है कि नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन था? तो भैरव प्रसाद गुप्त। अब देखिए, रामचरितमानस में कुल कितने कांड हैं? 15, 10, 7, 8। तो रामचरितमानस में सबको पता होगा कि 7 कांड है। इसका कभी कभी पूछ लेता है कि कौन कौन कांड है इसमें। तो ध्यान देना है कि बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड। तो ये 7 कांड है। इसका क्रम भी याद रहना चाहिए। और इसमें इतना ध्यान देना है कि इससे बहुत इम्पॉर्टेंट है, तुलसीदास बहुत इम्पॉर्टेंट है, इनसे बहुत प्रश्न बनना है। तो ये पूछता है कि रामचरितमानस में कौन सा ऐसा कांड है जिसमें कोई संवाद ही नहीं है? जैसे है ना शिव पार्वती संवाद, तो कौन सा है जिसमें कोई संवाद ही नहीं है? तो ध्यान देना है कि किष्किंधा कांड जो है सबसे छोटा कांड है, किष्किंधा कांड, और उसमें कोई संवाद नहीं है। और सबसे और ये भी, हाँ, ये भी पूछा था एक बार कि सुंदरकांड के नायक कौन है? तो सुंदरकांड के नायक कौन है? हनुमान जी हैं, ये भी ध्यान देना है। अब देखिए 86 नंबर, नारी तुम केवल श्रद्धा हो विश्वास रजत नग पगतल में किस रचनाकार की पंक्ति है? जयशंकर प्रसाद की है कि सुमित्रानंद पंत की है कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है कि महादेवी वर्मा की है? तो ये प्रसाद की पंक्ति है। ठीक, ये कमायनी से ली गई है पंक्ति है। तो ये किस सर्ग से ली गई है आप लोग बताइएगा कमेंट में। ठीक, नारी तुम केवल श्रद्धा हो किस सर्ग से ली गई है? कमायनी से है, ठीक है, लेकिन किस सर्ग से ली गई है? अब देखिए 87 नंबर, विभावानुभाव व्यभिचारी रस संयोगाद निष्पत्ति को प्रतिपादित किया है। तो ये जो रस सूत्र है ये कौन दिए है, यही पूछ रहा है। तो दंडी दिए हैं कि भरत मुनि दिए हैं कि वामन दिए हैं कि अभिनव गुप्त दिए हैं? तो ये सबको पता होगा कि भरत मुनि का रस सूत्र है। तो रस सूत्र कौन दिए? तो भरत मुनि दिए। रस निष्पत्ति के संदर्भ में भरत का प्रसिद्ध रस सूत्र है। भरत मुनि के नाट्यशास्त्र की प्रथम उपलब्ध टीका अभिनव गुप्त रचित अभिनव भारती है। ठीक, तो ये क्या लिखा है यहाँ पे कि भरत मुनि के नाट्यशास्त्र जो रचना है उसकी प्रथम उपलब्ध टीका अभिनव गुप्त की अभिनव भारती है। तो अभिनव भारती को ध्यान देना है कि ये नाट्यशास्त्र की टीका है। देखा जाएगा कि कुवलयानंद के रचयिता हैं। कुवलयानंद के रचयिता कौन है? भामा है कि दंडी हैं कि पंडित राज जगन्नाथ हैं कि अप्पय दीक्षित हैं? तो कुवलयानंद के रचयिता कौन है? अप्पय दीक्षित हैं। और भामा अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक हैं, ये भी ध्यान देना है। और आगे देखा जाए, दृग उर्झत, यहाँ पे अ नहीं रहेगा, शिल्पी में थोड़ा थोड़ा गलत कहीं कहीं मिल जाता है। तो दृग उर्झत टूटत कुटुम, दृग उर्झत टूटत कुटुम ये बिहारी की पंक्ति है ना। दृग उर्झत टूटत कुटुम जुरत चतुर चित प्रीत परति गांठ दुर्जन हिये दई नहीं हरीश। तो ये पूछ रहा है कि मैं इसमें पंक्ति में कौन सा अलंकार है? निदर्शना है कि दृष्टांत है कि असंगत है कि विभावना है? ठीक, तो इसमें असंगत अलंकार है। ठीक, ध्यान देना है कि इसमें असंगत अलंकार है। अब देखा जाए 90 नंबर, आचार्य मम्मट ने काव्य गुण माने हैं। तो मम्मट ने कितने काव्य गुण माने हैं देख लिया जाए। 10 माने हैं कि 3 माने हैं कि 15 माने हैं कि 8 माने हैं? तो मम्मट ने काव्य गुण कितना माना है? 3 माने हैं। ठीक,
आचार्य मम्मट ने कहा गुण 3 माने हैं, इनके अलावा आनंदवर्धन और विश्वनाथ, जगन्नाथ आदि प्रवृत्ति आचार्यों ने भी काव्य के 3 गुण माने हैं। तो कौन कौन माना है? आनंदवर्धन, विश्वनाथ और जगन्नाथ, ये 3 माने हैं। ठीक, आनंदवर्धन, विश्वनाथ और जगन्नाथ, विश्वनाथ और जगन्नाथ 3 माने हैं। अब देखिए 3 गुण माने, ठीक। जबकि भरत मुनि, ये भरत मुनि को ध्यान देना है, दंडी को ध्यान देना है और हेमचंद भी है, ये काव्य के 10 गुण माने हैं। भरत मुनि, दंडी और हेमचंद, ये काव्य के 10 गुण माने हैं। हेमचंद का हमको क्लियर नहीं हो रहा है, शायद उनका भी है। भरत मुनि और दंडी तो एकदम क्लियर है कि 10-10 काव्य गुण माने हैं। अब देखा जाए आगे, हिंदी भाषा के उद्भव और विकास का सही क्रम चुनिए। तो ये पूछ रहा है कि हिंदी भाषा का विकास कैसे हुआ है। तो सबसे पहले थी लौकिक, अरे वैदिक संस्कृत, फिर लौकिक, फिर उसके बाद पाली, प्राकृत, अपभ्रंश। ठीक, तो इसमें होगा ये सबसे पहले संस्कृत। संस्कृत तो उसमें भी संस्कृत में अगर रहता तो उसमें सबसे पहले वैदिक संस्कृत है 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक। फिर उसके बाद लौकिक संस्कृत हो जाएगी, वैदिक फिर लौकिक। उसके बाद फिर पाली आएगी, फिर प्राकृत आएगी, फिर अपभ्रंश आएगी। इसका समय भी पूछता है। तो संस्कृत में वैदिक संस्कृत का 1800 ईस्वी 1500 ईस्वी पूर्व से 800 ईस्वी पूर्व तक, और 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व तक जो लौकिक संस्कृत है। और पाली का समय जो है 500 ईस्वी पूर्व से 1 ईस्वी तक। ठीक, और प्राकृत का समय है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, और अपभ्रंश का 500 से 1000 ईस्वी। और आधुनिक आर्य भाषाओं का समय है 1000 से अब तक। तो ये भी ध्यान देना है समय इसका, पाली और प्राकृत और अपभ्रंश का। इसको प्रथम प्राकृत कहा जाता है, इसको द्वितीय प्राकृत कहा जाता है, इसको तृतीय प्राकृत कहा जाता है। तो ये भी ध्यान देना है, इसका समय भी ध्यान देना है। तो ये देखिए इसका विकास क्रम क्या है, संस्कृत है, पाली है, प्राकृत है, अपभ्रंश है, शौरसेनी है, पश्चिमी हिंदी है, खड़ी बोली है। ठीक, तो यही होगा, ए वाला ऑप्शन इसका जो है पहला वाला सही हो जाएगा। हिंदी भाषा के उद्भव विकास का सही क्रम है संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और शौरसेनी, पश्चिम हिंदी तथा खड़ी बोली। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम रूप है? पूछ रहा है कि कौन सा शब्द तत्सम रूप है। अंधकार, अंधियारा, अंधेरा, रात। तो अंधकार जो है, अंधेरा का तत्सम अंधकार होता है, ये ध्यान देना है। तत्सम तद्भव से पूछ रहा है प्रश्न। निम्नलिखित में से किस शब्द में उपसर्ग है? उपसर्ग इसमें पूछ दिया कि किस में उपसर्ग लगा हुआ है। लालिमा, पराजय, दशक, कारीगर। तो इसमें देखिए पराजय में पर उपसर्ग लगा है। ठीक, तो ये इसको ध्यान देना है कि इसमें पराजय में उपसर्ग लगा हुआ है। अब आगे देखा जाए, देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है पूछ रहा है। खरोष्टी से हुआ है कि फारसी से हुआ है कि मराठी से हुआ है कि ब्राह्मी से हुआ है? तो देवनागरी लिपि का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि से हुआ है। देवनागरी लिपि का उद्भव भारत की प्राचीनतम ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। 400 ईस्वी में ब्राह्मी लिपि से गुप्त लिपि का विकास हुआ, जिसमें 600 ईस्वी में कुटिल लिपि विकसित हुई। तो ब्राह्मी से गुप्त और कुटिल, ये भी ध्यान देना है। ब्राह्मी के बाद गुप्त, उसके बाद कुटिल। लगभग 8वीं-9वीं शताब्दी में नागरी लिपि का विकास हुआ। 95 नंबर देखा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो पूछ रहा है इसमें कि कमल का पर्यायवाची कौन नहीं है। पर्यायवाची शब्द हम लोग पढ़े हैं। कमल का पर्यायवाची पूछ रहा है, अरविंद हो गया कि शतदल है कि सरसिज नहीं है कि अमी नहीं है। ठीक, तो इसमें ध्यान देना है कि ये अरविंद, शतदल और सरसिज ये सब है, अमी नहीं है। अमी अमृत का होता है ना। अब आगे देखा जाए, आचार शब्द का विलोम शब्द है आचार। तो आचार का विलोम क्या होगा? अनाचार होगा कि अनाचार होगा कि अत्याचार होगा कि विचार होगा? तो आचार का होता है अनाचार, इसको भी ध्यान देना है। आचार का अनाचार एकदम मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। ज़्यादातर लोग इस पे दिमाग लगाएंगे, लेकिन ये है यही, आचार का अनाचार होगा, और इसको एकदम याद कर लेना है। आचार का विलोम शब्द अनाचार होता है। ठीक, जिसकी आशा न की गई हो। देखिए वाक्य खंड के लिए एक शब्द से पूछ रहा है ना, तो सब वो उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना साहित्य इम्पोर्टेंट है, उतना ही व्याकरण भी इम्पोर्टेंट है, और पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द हो गया, सब इम्पोर्टेंट है। किसी को भी छोड़ना नहीं है, कोई कम नहीं है।
देखिए इससे पूछा है जिसकी आशा न की गई हो उसे कहा जाता है निराशा, अप्रत्याशित, उपेक्षा, असंभव। तो जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहते हैं और आशा से अधिक रहेगा तो उसको आशातीत कहा जाता है। अब जिसकी आशा न की गई हो उसे अप्रत्याशित कहा जाता है। देखिए फिर वही पूछ दिया, वाक्यांश के लिए एक शब्द में से 2 प्रश्न पूछ दिया है एक ही साल में। पूछा है कि जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध एक शब्द है। तो ये तो पता है कि अनुगृहीत होगा, ठीक, लेकिन कैसे लिखा जाएगा? अब इसमें कन्फ्यूजन कर दिया। वर्तनी में तो अनुगृहीत ऐसे लिखा जाता है, गृहीत, इसको ध्यान देना। अनुगृहीत ये वाला होगा। जिस पर अनुग्रह किया गया हो, वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शुद्ध शब्द अनुगृहीत है। अब आगे देखा जाए 99। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पताका का पर्यायवाची नहीं है? पर्यायवाची शब्द से है प्रश्न। निशान, ध्वज, झंडा, प्रस्तर। तो निशान भी होता है पर्यायवाची शब्द झंडा का, और ध्वज भी होता है, ये झंडा है, ये इसी को पताका कहा जाता है। तो प्रस्तर जो है पत्थर का पर्यायवाची है, यही नहीं होगा। प्रस्तर पत्थर का पर्यायवाची शब्द है। पत्थर के अन्य पर्यायवाची शब्द हैं पाषाण, अश्म, संग, पाहन आदि। जबकि निशान, ध्वज, झंडा के अलावा ध्वजा, फरहरा आदि पताका के पर्यायवाची शब्द हैं, ठीक। तो इसको ध्यान देना है। मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं। देखिए साहित्य अकादमी जिस पे मिला है उस पे पूछ रहे हैं लोग। तो साहित्य अकादमी और व्यास, ये जिस पे साहित्य अकादमी, व्यास कोई भी पुरस्कार मिल चुका है उसको तो एकदम भूलना नहीं है। मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक हैं विक्रम सेठ, सुरेंद्र वर्मा, रांगी राघव, अरुंधति राय। तो ये मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के लेखक कौन है? सुरेंद्र वर्मा है, ठीक। और नेट जो पढ़ता है इसके पात्र भी उसको याद करना पड़ता है कि मुझे चाँद चाहिए उपन्यास के पात्र कौन है, ठीक। अब आगे देखा जाए। टोपी शुक्ला के लेखक हैं। टोपी शुक्ला उपन्यास है, इसके लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल हैं कि राही मासूम रजा हैं कि मोहन राकेश हैं, मन्नू भंडारी। तो टोपी शुक्ला के लेखक कौन है? राही मासूम रजा है। ओस की बूंद में, ओस की बूंद है भी है इनका, ठीक। और ये इनका सबसे फेमस आधा गाँव उपन्यास है। टोपी शुक्ला नामक उपन्यास के लेखक राही मासूम रजा हैं। इनके अन्य प्रमुख उपन्यासिक कृतियाँ हैं आधा गाँव, ओस की बूंद, सीन 75, हिम्मत जौनपुरी तथा दिल एक सादा कागज। कटरा बियारजू भी है इनका उपन्यास, ठीक। एक दिल एक सादा कागज है, सीन 75 है, हिम्मत जौनपुरी है, ओस की बूंद है, टोपी शुक्ला है। तो यही राही मासूम रजा का उपन्यास पूछे हैं। अरुण यह मधुमय देश हमारा गीत प्रसाद जी की किस कृति में है? तो ये जयशंकर प्रसाद जी की ये गीत है, ये किस रचना में है? तो झरना में है कि लहर में है कि ध्रुवस्वामिनी में है कि झरना लहर तो हो ही गया, झरना लहर और ध्रुवस्वामिनी और चंद्रगुप्त, ये तो इनकी काव्य रचनाएं हैं। और ये जो है नाटक हैं दोनों, चंद्रगुप्त और ध्रुवस्वामिनी। तो इसमें से किस में है? तो इस चंद्रगुप्त में है। कार्नेलिया गाती है ना अरुण या मधुमय देश हमारा, तो इसको भी ध्यान देना है। कविता रत्नाकर के रचनाकार हैं जगन्नाथ दास रत्नाकर, सेनापति घनानंद, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध। तो कविता रत्नाकर, देखिए रत्नाकर नहीं लगाना, इसमें सेनापति होंगे। कविता रत्नाकर सेनापति, कविता रत्नाकर के रचनाकार सेनापति हैं। अष्टछाप के प्रमुख कवि नंददास किसके शिष्य थे? तो अष्टछाप जो था उसके उसमें पूछ रहा है कि नंददास किसके शिष्य थे। तो नंददास सबसे छोटे कवि थे अष्टछाप में। तो ये किसके शिष्य थे? वल्लभाचार्य के थे कि विट्ठलनाथ के थे कि रामानंद के थे कि निम्बार्काचार्य के थे? तो वल्लभाचार्य के पुत्र थे विट्ठलनाथ और विट्ठलनाथ के शिष्य थे नंददास। तो विट्ठलनाथ के भी 4 शिष्य थे और वल्लभाचार्य के भी 4 शिष्य थे, ठीक। अब ध्यान देना है। कबीर वाड़ी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? कबीर को वाड़ी का डिक्टेटर किसने कहा? डॉक्टर रामकुमार वर्मा का है कि डॉक्टर परशुराम चतुर्वेदी का है कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी का है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है? तो डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी कबीर को कहे कि वाड़ी के डिक्टेटर हैं, यानी कि जैसे चाहते हैं वैसे भाषा को, अपनी वाड़ी को एकदम तोड़ मरोड़ के उसका प्रयोग करते हैं। अब देखिए 106 नंबर, इनमें से कौन सा कवि अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित है? तो जयदेव एक थे पुराने वाले, गीत गोविंद लिख दिए,
लेकिन अभिनव जयदेव कौन है, नया जयदेव कौन हो गया? तो अब देखना है विद्यापति हैं कि सूरदास हैं कि नंददास हैं कि कुंभनदास हैं। तो ये विद्यापति को अभिनव जयदेव कहा जाता है। ठीक, ये पदावली में कृष्ण और राधा के बारे में लिखे हैं ना, इसलिए इनको अभिनव जयदेव की उपाधि मिली है। अब देखिए अभिनव अभिनव जयदेव की उपाधि से विभूषित कवि विद्यापति हैं। मैथिल कोकिल भी इनको कहा जाता है विद्यापति को। यह उपाधि राजा शिव सिंह ने 14वीं सदी में इन्हें दी है। यह ग्राम अभिनव जयदेव को उपाधि सहित दिया था। इनकी अन्य उपाधियाँ हैं कवि शेखर, इनकी उपाधि बहुत है, देखिए ध्यान देना है। कवि शेखर हैं, कवि कंठार हैं, कवि रंजन हैं, राज पंडित हैं, खेलन कवि भी हैं, ध्यान देना है। सरस कवि हैं, कवि रत्न हैं, नव कवि हैं और मैथिल कोकिल तो सबसे इम्पोर्टेंट है। इनकी पदावली जो रचना की है उसके लिए इनको मैथिल कोकिल कहा गया, इसलिए कि वो मैथिली में रचना है इनकी पदावली। विद्यापति प्रतिभाशाली आशु कवि भी थे। ठीक, तो विद्यापति के बारे में हो गया। तो विद्यापति के बारे में ये विवाद रहता है कि ये भक्त कवि थे कि नहीं थे। तो कुछ लोग इनको मानते हैं कि भक्त थे ये, लेकिन विद्यापति में बहुत ये पदावली में श्रृंगारिक रचना बहुत है, तो कुछ लोग कहते हैं कि नहीं श्रृंगारिक कवि थे। ठीक, मुक्त छंद के प्रणेता है। तो ये मुक्त छंद के प्रणेता पूछ रहा है इसमें कि कौन मुक्त छंद के प्रणेता है। तो निराला है कि नागार्जुन है कि जयशंकर प्रसाद हैं कि महादेवी वर्मा हैं। तो ये निराला को मुक्त छंद का प्रणेता माना जाता है। मुक्त छंद के प्रणेता सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं, इतना ध्यान देना है। मुक्त छंद निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इसमें से असत्य कथन हम लोगों को देखना है कि पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। पल्लव पंत की रचना है, लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। पंत भारतेंदु के कवि हैं। तो ये सब तो ठीक ही है कि पंत को प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है, पल्लव पंत की रचना है, लोकायतन महाकाव्य की श्रेणी में आता है। लेकिन पंत भारतेंदु के कवि हैं, ये बिल्कुल गलत है। पंत छायावाद युग के कवि है ना। अब देखिए पंत भारतेंदु के नहीं बल्कि छायावाद युग के प्रमुख कवि हैं। इन्हें प्रकृति का सुकुमार कवि कहा जाता है। और ठीक, प्रकृति का सुकुमार राजकुमार। राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप है। तो इस पेपर में रूप भी बहुत पूछे हैं लोग, शब्द रूप। तो पूछा है कि राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप है। तो राम का रूप कैसे होता है? रामो रामो रमा, राम रामो रामा, रामम रामो रामान, रामेण रामाभ्याम रामय। ठीक, तो ये एकदम इसको याद रहना चाहिए, रामेण रामाभ्याम रामय। ये राम का रूप तो सब लगभग सबको याद रहता है। तो राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप पूछ रहा है। ठीक, तो ये रामाभ्याम होगा, ये यहाँ पे रामाभ्याम जो दिया है यही होगा। राम शब्द का तृतीय द्विवचन रूप रामाभ्याम होता है, जबकि रामान द्वितीय बहुवचन का रूप है, रामय बहुवचन के रूप है तथा रामेभ्य चतुर्थी बहुवचन का रूप है। अब आगे देखा जाए, महाकवि कालिदास किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं? तो संस्कृत साहित्य में कालिदास आते हैं, तो ये पूछ रहा है कि किस अलंकार के लिए प्रसिद्ध हैं। उपमा के लिए कि श्लेष के लिए कि उत्प्रेक्षा के लिए कि रूपक के लिए। तो उपमा कालिदास से जैसे कहा गया है, तो उपमा के लिए कौन फेमस है? कालिदास। और दंडी जो है पद लालित्य के लिए फेमस हैं। 3 कवि हैं, तो 3 जो कवि हैं, तो इनमें दंडी एक हैं, तो दंडी को पद ललित के लिए फेमस हैं। और महाकवि कालिदास जो हैं ये उपमा के लिए फेमस हैं। उपमा कालिदास से दंडिना पद लालित्य। ठीक, और एक और हैं, याद नहीं आ रहा है कौन कवि हैं। अब माघ एक है, उनमें तीनों गुण है, जो इन 3 कवियों में है, माघ में तीनों गुण है। उपमा कालिदास से दंडिना पद ललित। हाँ याद आ गया, अर्थ गौरव है, अर्थ गौरव। तो ये भारवी का है, अर्थ गौरव। तो ये भारवी का है, भारवी। तो ये जो तीनों है, भारवी का अर्थ गौरव और माघ का अरे ये दंडी का पद ललित और कालिदास का उपमा, ये तीनों किस में पाया जाता है? ये तीनों गुण ये माघ में पाया जाता है। तो इसलिए कहा गया है कि माघे संति त्रय गुणा। अब आगे देखा जाए, महाकवि कालिदास उपमा अलंकार के लिए
प्रसिद्ध हैं। उपमा कालिदास से अर्थात उपमा कालिदास का अत्यंत प्रिय अलंकार है। यह कहना असंगत न होगा कि कालिदास उपमा से अलंकृत हैं। सूरदास किस उपन्यास का पात्र है? अब सूरदास उपन्यास का पात्र पूछ रहा है कि सूरदास किस उपन्यास का पात्र है, तो रंगभूमि का है कि कर्मभूमि का है कि गबन का है कि मानस का हंस का है। तो इसमें ध्यान नहीं देना है कि सूरदास से पूछ के मानस का हंस दे के कन्फ्यूजन किया है, लेकिन ये पात्र जो है सूरदास रंगभूमि का है। ठीक, विनय विनय सोफिया जान सेवक ये सब रंगभूमि के पात्र हैं। और ये कर्मभूमि उपन्यास है, ये प्रेमचंद का उपन्यास है। रंगभूमि, कर्मभूमि और गबन, तो गबन के पात्र हैं जालपा है, ये भी ध्यान देना है कि जालपा गबन की है। ठीक, और मानस का हंस जो है ना, ये अमृतलाल नागर का उपन्यास है। ये तुलसीदास के जीवन पे लिखा गया है, तो इसीलिए इसको दिया है ऑप्शन में कि लोग कन्फ्यूज हो जाएंगे। और खंजन नयन जो दिया है उसमें वो सूरदास के जीवन पर आधारित है। ठीक, तो इसलिए दिया है कि खंजन नयन में और मानस का हंस में जिसको कन्फ्यूजन रहेगा वो इसी को लगा देगा, मानस का हंस को। लेकिन देखिए ध्यान देना है कि रंगभूमि प्रेमचंद द्वारा लिखित बृहद उपन्यास है। रंगभूमि प्रेमचंद द्वारा लिखित बृहद उपन्यास है। इसमें त्याग, प्रेम और बलिदान का आदर्श प्रस्तुत किया गया है। इसका प्रमुख पात्र सूरदास महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलता है। ये भी ध्यान देना है कि सूरदास जो है ये महात्मा गांधी के आदर्शों पर चलता है। गोदान लिखने से पूर्व तक प्रेमचंद जी इसे अपना सर्वश्रेष्ठ उपन्यास मानते रहे हैं। ये भी ध्यान देना है कि गोदान लिखने से पूर्व ये अपना श्रेष्ठ उपन्यास किसे मानते थे, तो रंगभूमि को। अब देखिए मिलान करना है। ये आदिकाल की कुछ रचनाएं हैं, इनको मिलाना है। तो दिया है कि बीसल देव रासो, ये नरपति नाल की रचना है। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की है और परमाल रासो जगनिक की है। खुमार रासो दलपत विजय। तो ये परमाल रासो है, इसी को आलखंड भी कहा जाता है। ये भी ध्यान देना है। बीसल देव रासो के रचयिता नरपति नाल हैं। पृथ्वीराज रासो चंद्रवरदाई की रचना है, जबकि परमाल रासो जगनिक की कृति है तथा खुमार रासो दलपत विजय की रचना है। अब देखा जाए 113 नंबर, राम ऋषि बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? तो गुलाब दो जगह आता है, इसको भी बहुत ध्यान देना है एकदम कि एक जगह राम ऋषि बेनीपुरी जो है लिखे हैं गेहूं और गुलाब, तो इसमें पूछ रहा है गुलाब किसका प्रतीक है। और एक निराला जी की कविता है, निराला जी की कविता है कुकुरमुत्ता नाम से। ठीक, तो उसको भी ध्यान देना है, उसमें भी गुलाब प्रतीक है। तो उसमें और इसमें बहुत कन्फ्यूजन होता है कि वहाँ का गुलाब और यहाँ का गुलाब बहुत अंतर है। तो वहाँ पे गुलाब जो रहता है निराला में के कुकुरमुत्ता में जो है, तो वो पूंजीवाद का है प्रतीक। लेकिन यहाँ पे जो है गेहूं और गुलाब में जो है गुलाब, इसको देखा जाए क्या है, इसमें बहुत कन्फ्यूजन रहता है। ठीक, तो इसको ध्यान देना है। सुगंध का है, कला और संस्कृति का है कि राजतंत्र का है कि पूंजीवाद का है, तो कला और संस्कृति का यहाँ पे ये प्रतीक है गुलाब। ये दोनों को एकदम ध्यान देना है। राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित गेहूं और गुलाब में गेहूं जो है भूख का तथा गुलाब कला और संस्कृति का प्रतीक है। ठीक, अब आगे देखा जाए। जिस छंद के प्रथम तथा तृतीय चरण में 12 मात्राएं एवं द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में 7 मात्राएं होती हैं, साथ ही सम चरणों के अंत में जगड़ होता है, वह छंद है। तो 12/7 डायरेक्ट याद कौन, 12/7 क्या होता है? मालिनी होता है कि बरवे होता है कि रोला होता है कि इंद्रवज्रा होता है? तो 12/7 बरवे। ठीक, 12/7 बरवे। अब देखिए हानुस नाटक के रचनाकार हैं, हानुस नाटक के रचनाकार हैं, आलमगीर नाटक भी है उनका। तो कुसुम कुमार हैं कि रमेश बख्शी हैं कि भीष्म साहनी हैं कि मोहन राकेश हैं? तो भीष्म साहनी जो हैं ये हानुस नाटक लिखे हैं। कबीरा खड़ा बाजार में इन्हीं का नाटक है ना। तो हानुस नाटक के रचनाकार कौन है? भीष्म साहनी है। आदिकाल के लिए बीज वपन का नामकरण किसने किया है? तो आदिकाल को लोग बहुत बहुत नाम दिए हैं, कई इतना नाम दिए हैं, सबसे ज़्यादा विवादित काल आदिकाल ही रहा है। तो उसको बीज वपन काल कौन कह दिया? राहुल संकेत्यायन का है कि डॉक्टर नगेंद्र का है कि महावीर प्रसाद द्विवेदी का है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी का है? तो महावीर प्रसाद द्विवेदी जो हैं ये आदिकाल को नामकरण किए बीज वपन काल। और राहुल संकेत्यायन क्या कहे? सिद्ध सामंत काल। डॉक्टर नगेंद्र का नहीं पता है। हजारी प्रसाद द्विवेदी जो है आदिकाल का है। ठीक, हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या कहे हैं? आदिकाल का है। अब देखिए आदिकाल को बीज वपन काल नामकरण महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है, जबकि राहुल संकीर्तन ने आदिकाल को सिद्ध सामंत युग कहा है तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इसे आदिकाल नाम दिया है।
ठीक। संसद से सड़क तक के रचनाकार हैं, तो संसद से सड़क तक किसकी रचना है ये पूछ रहा है। मुक्तिबोध की है कि धूमिल की है कि सरदार सक्सेना की है कि लीलाधर जगुड़ी की है। तो संसद से सड़क तक किसकी रचना है, धूमिल की है। तो इनको साहित्य अकादमी भी मिला है किसी रचना पे, कल सुनना मुझे, उस पे इनको साहित्य अकादमी मिला है, कल सुनना मुझे। शिवा बावनी के रचनाकार हैं, शिवा बावनी। रत्नाकर हैं कि भूषण हैं कि ठाकुर हैं कि आलम हैं। तो शिवा बावनी के रचनाकार कौन है, भूषण हैं। शिवा बावनी के रचनाकार भूषण जी हैं। हिंदी साहित्य में वीर रस काव्य के गायकों में भूषण का नाम अत्यंत ऊंचा स्थान है। तो ये रीतिकाल के कवि थे, और उसमें भी रीतिकाल में जहाँ श्रृंगार रस की रचनाएं हो रही थी वहाँ पे वीर रस में रचना कर रहे थे। इनकी प्रमुख रचनाएं हैं वीर शिवराज भूषण, ठीक। तो ये शिवाजी के संरक्षण में रहे थे, तो शिवराज भूषण लिखे हैं। छत्रसाल दशक लिखे हैं, भूषण उल्लास लिखे हैं, दूसर उल्लास लिखे हैं, तथा भूषण हजारा लिखे हैं। अब देखा जाए आगे 119 नंबर, निम्नांकित में से कौन कथाकार नहीं है। तो कथाकार का मतलब ये होता है कि जो कहानी लिखा हो और उपन्यास लिखा हो। तो कृष्णा सोबती, ये तो सबको पता है कि उपन्यास लिखी हैं, ये भी उपन्यास लिखे हैं, जिंदगी नामा उपन्यास लिखे हैं, ठीक। तो ये कथाकार हो ही गई। ममता कालिया हैं, ये भी उपन्यास लिखी हैं, और मृणाल पांडे भी लिखी हैं। निर्मला जैन, ये जो हैं उपन्यास नहीं लिखी है, ना कहानी लिखी है, तो इसलिए ये क्या हो गई, कथाकार नहीं है। ये आलोचक हैं, महिला आलोचक हैं, ठीक। अब देखिए 119 हो गया। 120, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है। तो त्रिवेणी रामचंद्र शुक्ल की रचना है, तो उसमें कौन कौन से 3 महान कवि उसमें लिए गए हैं। कबीर सुर तुलसी, जयसी सुर तुलसी, पंत प्रसाद निराला, केशव बिहारी घनानंद। तो ध्यान ये देना है कि शुक्ल जी कबीर को छोड़ दिए हैं, कबीर को छोड़ दिए हैं, और ये ले लिए हैं किसको, जायसी को, सूर को और तुलसी को। तो ये ध्यान देना है कि सूर तुलसी जायसी को लेके लिखे और कबीर को छोड़ दिए। तो कबीर को कहे कि हजारी प्रसाद द्विवेदी की कबीर को आप नहीं लिखेंगे तो हम लिखेंगे कबीर पे। तो कबीर पे कौन लिखा है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। तो इसी नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की रचना है, कबीर नाम से, ठीक। उस पर कोई पुरस्कार भी है शायद। अब देखिए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखित त्रिवेणी में जयसी, सूरदास एवं तुलसीदास इन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की है। त्रिवेणी का मतलब होता है कि 3 वेणी या 3 धाराओं का संग्रह हो गया, ठीक। त्रिवेणी संगम है इलाहाबाद में ना, तो वेणी का मतलब होता है कि, वेणी का मतलब होता है कि धारा, तो 3 धाराओं का संग्रह, संगम, तो त्रिवेणी हो गया। अब देखिए आगे, गद्य पद्य मिश्रित काव्य को कहते हैं। तो जिसमें गद्य भी हो पद्य भी हो, उस मिश्रित काव्य को क्या कहते हैं, खंड काव्य कहते हैं, कि नाट्य काव्य कहते हैं, कि चंपू काव्य कहते हैं, कि मुक्तक काव्य कहते हैं। तो गद्य पद मिश्रित काव्य को क्या कहा जाता है, चंपू काव्य कहा जाता है, ठीक। चंपू काव्य यशोधरा जैसे है चंपू काव्य, मैथिली शरण गुप्त जी की रचना है। राजा निर्वंशीय कहानी के लेखक हैं, राजा निर्वंशीय कहानी के लेखक कौन है, ये पानू खोलिया, तो हम पहली बार नाम सुन रहे हैं इनका। कमलेश्वर, हरिशंकर परसाई, रविंद्र कालिया। तो ध्यान देना है कि कमलेश्वर जो है इनकी कहानी है राजा निर्वंशी है, और भी कहानी लिखे हैं ये, नीली झील लिखे हैं, ठीक। और बयान नाम से इनका बहुत फेमस कहानी है, बयान एकदम ध्यान देना है, कमलेश्वर की बहुत फेमस कहानी है बयान। तो राजा निर्वंशीय कहानी के लेखक कमलेश्वर हैं। इनकी अन्य कहानियाँ हैं तलाश, बयान, नीली झील, मांस का दरिया भी ध्यान देना है, आदि। अब देखिए निर्वेद अस्थाई भाव है, तो अस्थाई भाव है निर्वेद, ये किस रस का है, रौद्र रस का है कि शांत रस का है कि करुण रस का है कि भयानक रस का है। तो निर्वेद एकदम शांत रस का है, ठीक। अस्थाई भाव निर्वेद, शांत रस का अस्थाई भाव निर्वेद होता है, जबकि रौद्र रस का अस्थाई भाव क्रोध होता है। करुण रस का अस्थाई भाव शोक, तथा भयानक रस का अस्थाई भाव भय होता है। अब देखिए 2 प्रश्न और बचा है। जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है। तो रूप इसमें बहुत पूछा है, इस पेपर में रूप खूब पूछे हैं लोग। तो जगत शब्द के चतुर्थी एक वचन का रूप है जगते, जगतः, जगतो, जगदभ्य। तो इसमें ध्यान देना कि जगते जो है
जगत शब्द की चतुर्थी एकवचन का रूप है। रूप जिसको याद नहीं रहेगा उसका तो मान लीजिए सिलेक्शन से वो पीछे ही है, इसलिए कि 2-3 नंबर आ जाएगा तो गलत हो जाएगा, तो इसमें जगते हो जाएगा। जगत शब्द की चतुर्थी एक वचन का रूप जगते होता है, जबकि जगता पंचमी एक वचन का रूप है, जगतो षष्ठी द्विवचन का रूप है तथा जगदभ्य चतुर्थी बहुवचन का रूप है। अब लास्ट प्रश्न है हम लोगों का, इसके बाद जो है 2005 का पेपर ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद इसके बाद 2009 का पेपर है, तो 2009 का पेपर इसके बाद शुरू किया जाएगा। तो लास्ट प्रश्न देख लिया जाए। कलई खुला मुहावरे का सही अर्थ है, तो मुहावरा से पूछा है कि रंग उतर जाना, सच्चाई का पता लगना, भेद प्रकट होना, चमक का गायब होना। तो कलई खुलना का मतलब होता है भेद प्रकट होना। तो इसमें ध्यान देना है कि कलई खुलना का अर्थ क्या होता है, भेद प्रकट होना। तो कलई खुला मुहावरे का सही अर्थ है भेद प्रकट होना। तो यहाँ तक हम लोग का पेपर जो है 2005 का ख़त्म हो गया। ठीक, इसके बाद 9 का देखा ही जाएगा। और इससे पहले का जितना पेपर है वो सब भी हम हल किए हैं। शिल्पी का पेपर है, तो शिल्पी में क्या होता है कि कुछ कुछ प्रश्न का आंसर गलत दिया है, तो यही ध्यान देना रहता है इसमें कि क्या गलत दिया है, और जो गलत पकड़ लिया और पढ़ लिया सही से उसका एकदम आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। तो इसमें 2004 का भी पेपर है, 3 का भी है, और उससे पहले 1 का भी है। ठीक, तो वो सब भी आप लोग देख सकते हैं, पूरा चैनल पे है। और पंक्ति भी है, अगर पंक्ति अगर कोई देखना है, जैसे पंक्ति हिंदी में बहुत पूछता है, जैसे पूछ रहा था ये चंद्रगुप्त नाटक से है, कार्नेलिया की पंक्ति है, जयशंकर प्रसाद लिखे हैं ना, तो पंक्ति अगर कोई भी देखना होगा तो चैनल पे पूरा पंक्ति मिल जाएगा शॉर्ट्स में जाने पे। ठीक, तो पंक्ति आराम से तैयार हो जाएगा। पंक्ति तैयार रहता है तो दिक्कत नहीं होता है, पंक्ति से बहुत प्रश्न आता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, अब देखा जाएगा आगे 2009 का पेपर। आप सभी को जुड़ने के लिए धन्यवाद।